हेलो माय डियर लर्नर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ए डे इज़ गोइंग अमेजिंग। और हम जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में एक्सरसाइज सेट 2.6 किया था और हमने सीखा था कि y बराबर ए एक्स प्लस बी में वाई ए क्या होता है, बी क्या होता है और बी और ए से उस y पर क्या क्या डिपेंडेंसी रहती है y की ए और बी पर। ओके। और हमने ये भी सीखा था कि ए जो होता है वो स्लोप होता है, बी जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है वाई पॉइंट वाई का। अगर बी पॉइंट नहीं होगा तो लाइंस सेंटर से होके निकलेंगी, सेंटर से होके पास पास होंगे। और आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके। और हम आज एक्सरसाइज करेंगे, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे इसका। और इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद फिर हम थोड़ा सा इसका रिविजन्स और करेंगे। ओके। और आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। और चलो करते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड इन द वेरिएबल एक्स इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। देखो, क्वेश्चंस को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाता है, क्वेश्चंस में जो 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 डाटा दे रखा होता है आपको काम का, बस वो एक जगह लिखा जाता है। ये कह रहा है राइट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अगर डिग्री 3 और वेरिएबल एक्स बोल रहा है और डिग्री 3 है तो ऑब्वियसली उसमें एक्स क्यू आएगा, क्योंकि डिग्री 3 है तो हम एक्स क्यू मान लेंगे। विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो -7 है। बस ये दे रखा है हमको, दो चीज़ दे रखी है और हमें इससे बनानी है, एक पोलिनोमियल बनाना है डिग्री 3 का। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब इन्फानाइट आंसर्स होते हैं। डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स वो किस तरीके से अप्रोच लेता है इस क्वेश्चंस की। तो इसके इतने आंसर्स होंगे कि आपका एक पेज, पूरा पेज भर जाएगा, आपकी एक पूरी कॉपी भर जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चंस के आंसर ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है। तो मैं एक आंसर लेके चल रहा हूँ, मैं एक मान के चल रहा हूँ कि सपोज मैंने मान लिया एक्स क्यू -7 एक्स स्क्र और +2। ये हो गया एक आंसर हमारा। यहाँ पर एक्स क्यू हो गया एज पर क्वेश्चन। डिग्री 3 हो गई इसकी, डिग्री भी 3 हो गई। और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो -7 हो गया। एक मान लो आप 3x³ -7 एक्स स्क्वायर +2, ये भी आंसर होगा। एक्स का कोफिशिएंट -7 है और डिग्री भी इसकी 3 है। तो ऐसे इसके इसके जो आंसर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। मतलब आप कुछ भी मान सकते, मतलब आपको बस ये दो वैल्यूज लेके चलनी है, आपको ये दो कंडीशन लेके चलनी है, बाकी आप कुछ भी पुट करो, इट डजेंट मैटर। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सपोज फर्स्ट मान लिया मैंने y बराबर मान लिया, y इजकल टू दे रखा है 5x² -3x + 7। तो हमको निकालना है x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू पुट करनी, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। तो ये हो गया 5 × 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 5 × 1 1, 3 × 1 3, y -3 + 7। तो जो ऐड है इसको ऐड, जो प्लस साइन है उसको ऐड कर दो, 12 - 3 इसकल टू कितना हो गया 9, आंसर हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, टी की वैल्यू ए पुट कर देना, बस टी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, बस आंसर हो जाएगा 4a³ - a² + 6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12। यानी हमको तीन चीज़ दे रखी हैं। अगर हम, क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज कोई नंबर है, मैंने कोई नंबर x मान लिया और उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x × 5/2। और जो प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें 2/3 ऐड करते हैं, यानी इस प्रोडक्ट में 2/3 ऐड करते हैं। तो हमको जो आंसर मिल रहा है वो आंसर मिल रहा है -7/2। तो इक्वल होगा -7/12 के, एज पर क्वेश्चन। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी फाइंड द नंबर मीन्स x फाइंड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 5x/2 + 2/3 इजकल टू माइनस का 7/12। यहाँ से 5x/2, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, इधर जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये प्लस जो वैल्यू है ये माइनस हो जाती है उधर जाके। तो -7/12 और -2/3, यानी प्लस अगर जाएगा इधर तो माइनस होगा, माइनस जाएगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3/12 का एलसीएम लिया तो ये हो गया 12। ये हो गया, एक्चुअली में क्या होता है ना कि हम बोलते हैं कि 3/12 का एलसीएम, ये एलसीएम नहीं होता है एक्चुअली में। हमको ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमें इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने के लिए यहाँ तो 12 है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो इक्वल होगा। तो हम वो बोलते हैं एलसीएम, लेकिन वो एक्चुअली में एलसीएम नहीं होता।
को हम इक्वल करने के लिए, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए बोल देते हैं कि हाँ एलसीएम करना है इसका। ठीक है, ये चीज़ें आप समझना। मैं इस चीज़ से रिलेटेड एक चीज़, एक आगे एक क्वेश्चंस कराऊंगा आगे। एक जो मैं कराता हूँ, एक सीरीज चलाता हूँ मैं, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। उस मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स में एक बताऊंगा ये चीज़ें कि ये एक्चुअली में एलसीएम नहीं होता, ये डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमको ये किया जाता है। अब चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल वो एलसीएम से ही होगा, क्योंकि फर्स्ट मल्टीपल जो होगा कॉमन मल्टीपल, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये हो गया 12, तो -7, ये हो गया माइनस का 8, -8, तो -7 -8 -15/12 इजकल टू 5x/2। तो 2 से गया 6 टाइम्स और ये 5 से गया 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो गई -3/2। ठीक है, क्लियर। ये हमने कैसे किया है बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक कैसे कैलकुलेशन किया है। एक्चुअली में ये 5.2 है, यहाँ 5.2 का हो रहा है मल्टीप्लाई -15/12। ठीक है, तो जब ये 5.2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी x इक्वल टू क्या होगा, -15/12 डिवाइड बाई 5.2। जब कोई नंबर यहाँ इधर मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाने पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड का साइन क्या हो जाता है, मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 6 12 और 5 3 15। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कट जाएगा, जो नोमिनेटर है वो नोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3, ये 4 हो गया। 4 क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन ने क्या बोला कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी देखना पॉजिटिव नंबर है जो 5 टाइम्स है किसी अदर नंबर से। अगर हम उसमें 21 एडिट करते हैं बोथ द नंबर से, नहीं दोनों नंबर में अगर हम 21 ऐड करते हैं, तो देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। 4 क्वेश्चन मैं इस पे इसको कर देता हूँ, देन आई विल कम टू दैट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग, फोर्थ क्वेश्चन अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। यानी एक कोई नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है जो 5 टाइम्स है किसी अदर नंबर से। तो मैंने अदर नंबर मान लिया, लेट अदर नंबर इज, लेट अदर नंबर इज x, अदर नंबर इक्वल टू मैंने x मान लिया। तो जो पॉजिटिव नंबर होगा, देन पॉजिटिव नंबर क्या होगा, देन पॉजिटिव नंबर होगा 5x, बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। अब एज पर क्वेश्चन इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी 21 ऐड करता हूँ इसमें फर्स्ट x में, और 5x में अगर 21 ऐड करता हूँ, तो जो वन ऑफ द न्यू नंबर, जो दोनों नए नंबर बनेंगे, उस नए नंबर में देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो इसमें आप सोच के देखो बड़ा नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली बड़ा नंबर ये वाला होगा। तो यही तो ट्वाइस होगा किसका, इसका। एज पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वन ऑफ द न्यू नंबर्स होगा वो ट्वाइस होगा अदर नंबर से, तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर यही होगा, तभी तो ये ट्वाइस होगा। तो ये ट्वाइस होगा किसका, इसका। तो इसको कर दो 2 इक्वल टू ए, यानी ऐसे ही बोल सकते हैं हम इसको कि 5x + 21 ऐड किया दोनों नंबर में। और अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इन दोनों में से एक नंबर है वो डबल होगा किसी अदर नंबर का। तो सोच के देखो नंबर तो बड़ा यही होगा, सबसे बड़ा नंबर यही होगा, क्योंकि यहाँ तो x + 21 है, यहाँ 5x + 21 है, तो ऑब्वियसली यही नंबर 2 टाइम्स होगा किसका, इसका। तो 2 टाइम्स हो गया तो इक्वल कर दो, तो बराबर हो गया यहाँ से। तो 5x + 21 इक्वल टू हो गया 2x, और +21 2 42। तो ये 2x को इधर ट्रांसपोर्ट करो, 21 को इधर ट्रांसपोर्ट करो, तो 5x - 2x हो जाएगा यहाँ से, और 42 - 21 हो जाएगा यहाँ से। तो 5x - 2x इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू हो गया 7। तो दैट द नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगा, ये 7 था, तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा 5x, मीन्स 5 × 7 35, दैट द पॉजिटिव नंबर इज 35। Question number 4 is complete. What the number? Then we come to the fifth question. If you have 800 and you save 250 every day, every month, find the amount you have after 6 months and the 2 years. तो ये बोल रहा है कि आपके पास 800 रुपीज़ थे और आप हर महीने 250 रुपीज़ सेव करते हैं। यू सेव 250 रुपीज़ एवरी मंथ। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ और 2 years.
और एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न. ओके, लेट वी कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. If you have 800 rupees and you save 250 rupees every month, find the amount you have after 6 months and 2 years. Express this as a linear pattern. Suppose इसको हम बिहेवियर से जोड़ते हैं, ठीक है, ह्यूमन लाइफ से जोड़ते हैं. आपके पास 800 रुपये हैं, ठीक है. अब आपके पापा जी हर महीने आपको पॉकेट मनी देते हैं 250 रुपीज़, और आप उसको खर्च नहीं करते हैं, आप उसको सेव करते हैं अपनी गुल्लक के अंदर, ठीक है. वो होती है ना मिट्टी वाली गुल्लक, आप उसमें रखते हैं, ठीक है. अब बोल रहे हैं कि आपने 6 महीने बाद देखा तो कितनी थी, 2 महीने बाद देखा वो मनी कितनी थी. तो मैं और एक्सप्रेस भी करना है इसको लीनियर पैटर्न में. तो क्वेश्चन नंबर 5 है. तो जो इनिशियल अमाउंट था वो कितना था, इनिशियल स्टेज पर अमाउंट कितना था. इनिशियल अमाउंट था हमारा 800 रुपीज़, और मंथली सेविंग कितना हो रहा है, मंथली सेविंग हो रहा है आपका 250 रुपीज़, ठीक है. और ये था रुपीज़ 800. इनिशियल अमाउंट तो रुपीज़ 800 था. तो हमने बोला कि सपोज आफ्टर एक्स मंथ, मैंने मान लिया एक्स मंथ बाद ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है. तो हम लिखते हैं लेट वाई वी द टोटल अमाउंट आफ्टर एक्स मंथ, ठीक है. तो ये वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू ये होगी कि 800 रुपीज़ तो आपके पास इनिशियल था, ठीक है, और आप हर महीने 250 रुपीज़ जोड़ रहे हैं, और आपने एक्स मंथ तक के लिए जोड़ा, तो क्या आपको एक्स मंथ में 250 इंटू एक्स नहीं होगा. तो ये हमारे वाई की वैल्यू बन जाएगी. जो वाई होगा हमारा वो 800 प्लस 250 प्लस एक्स हो जाएगा. अब बोल रहा है आफ्टर 6 मंथ कितना होगा, तो बस एक्स की वैल्यू 6 पुट कर दो. तो वाई की वैल्यू कितना हो गया 8 आफ्टर 6 मंथ. आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू 800, वाई की वैल्यू पुट कर दो, वो एक्स की वैल्यू पुट कर दो 6. तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 800 प्लस 250 इंटू 6. तो 800 और 25 6 कितने होते हैं 150, 150 150 कितना हो गया 2300 रुपीज़ हमारा आफ्टर 6 मंथ होगा, ठीक है. अब आफ्टर 2 ईयर्स आप खुद से करना. 2 ईयर्स कैसे करेंगे, 2 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स एंड 2 ईयर इज इक्वल टू 24 मंथ. सो यू कैन डू इट. सेकंड पार्ट. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू कम, लेट वी कम टू 6th क्वेश्चन. द 6th क्वेश्चन इज द डिजिट्स ऑफ a 2-digit number differ by 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143. ठीक है. देखो इस क्वेश्चन को एक तो करेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल के अप्रोच से, और एक होती है इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है, बहुत और ट्रिक होती है, हम उससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है. पहले हम एज पर 9th क्लास जो होती है, हम एज पर हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो पैटर्न सीखेंगे इसमें, ठीक है. तो 6th क्वेश्चन क्या है हमारा. तो देखो हमने जब 4th और 5th क्लास में सीखा था, 3rd 4th 5th क्लास में एक्सपेंड करना सीखा था नंबर का. जैसे हमने 83 को एक्सपेंड करना है, तो हम इसको लिख देंगे 8 इंटू 10 और प्लस 3, यानी 10 इंटू 80 बोल सकते हैं, प्लस 3 बोल सकते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, जो 10th डिजिट होती है, ये 10th डिजिट होती है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होती है, और जो 1 डिजिट होती है 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है. तो अब जैसे सपोज अगर मैंने कोई नंबर है, मेरा कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट है एक्स और 10 डिजिट है वाई, तो हम उसको ऐसे तो लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, यानी ये वाई एक्स जो है वो 10y प्लस एक्स ही तो हो जाएगा. हमने 3rd और 4th क्लास में इसको एक्सपेंडेशन फॉर्म पढ़ा है ना. तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे. क्वेश्चंस कह रहा है कि जो डिजिट हैं, जो डिजिट है 2 डिजिट नंबर है, वो उनके जो डिजिट के डिफरेंस है वो 3 है, और अगर डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो रिजल्ट नंबर इज एडेड, द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143. तो हमने माना लेट द 10th डिजिट भी, मैंने 10th डिजिट मान ली टी, और यूनिट डिजिट मान ली मैंने यू, ठीक है. यूनिट डिजिट मैंने मान ली यू, या 10 डिजिट मान लो वाई और यूनिट डिजिट मान लो एक्स.
ठीक है। तो जो ओरिजिनल डिजिट नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 10 डिजिट के पास 10 आएगा और 1 डिजिट के पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज, व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, जब डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो जो यूनिट डिजिट है वो टेंस पे आएगी, और टेंस डिजिट कहाँ जाएगी, यूनिट डिजिट पर। तो यहाँ से 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि क्वेश्चंस कह रहा था कि जो इंटरचेंज करेंगे तो जो रिजल्ट नंबर आएगा, जो नया नंबर इंटरचेंज करने से रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट। यानी जो रिजल्टिंग नंबर है, जो नया नंबर आया इंटरचेंज करने से, उसमें अगर ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 143। तो हमको फाइंड द नंबर्स करने हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर्स करने हैं। ठीक है, तो ठीक है, करता हूँ क्वेश्चन। तो एज पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया उसको ऐड कर दें, यानी 10y प्लस एक्स और प्लस 10x प्लस वाई कर दें, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 143 आ रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10y में y ऐड होगा तो 11y, और प्लस 11x कितना हो जाएगा, यहाँ से 143 हो जाएगा। यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 143। तो 11 में से 143 गया तो कितना, 11 का 143 से डिवाइड किया तो 11 13 जा 143, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 13 आ गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई हमारी। ठीक है, अब आते हैं, अब उसने ये भी बोला था क्वेश्चन ने, जो 2 डिजिट नंबर है वो डिफर कर रही है 3 से, यानी जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस 3 है। तो डिजिट का डिफरेंस 3 है, मतलब x माइनस वाई या y माइनस एक्स माइनस वाई या y माइनस एक्स जो है वो 3 है। ठीक है, तो इसमें दो केस बन सकते हैं। दो केस ये बनेंगे, केस फर्स्ट ये बनेगा कि हो सकता है कि यूनिट डिजिट बड़ी हो वाई से, वो 10 डिजिट से। तो जब यूनिट डिजिट बड़ी होगी तो इसका मतलब x बड़ा होगा वाई से कितना, 3। एक तो केस ये बनेगा, तो उस केस में क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बन गई। तो x माइनस वाई 3 हो गया, और x प्लस वाई हमको दे रखा था 113। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट को इस इक्वेशन दोनों को ऐड करेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा जब इक्वेशन को ऐड करेंगे। यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो x की वैल्यू आ गई 8, और x की वैल्यू 8 आ गई, तो हमको x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी थी 3। तो यहाँ से 8 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो गया 8 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो हमारा नंबर जो हो गया वो कितना हो गया, नंबर जो हो गया वो क्या था हमारा, 10y प्लस एक्स ही तो था। तो यहाँ से 10 इंटू 5 प्लस 8, तो यहाँ से हो गया 58। एक तो केस फर्स्ट ये बनेगा। इसमें केस सेकंड ये भी बनेगा कि सपोज हो सकता है x छोटा हो y से, या y बड़ा हो, मतलब y बड़ा हो x से। उस केस में क्या होगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 होगा, दोनों डिजिट का डिफरेंस। और y प्लस एक्स हमको क्या दे रखा है, 143 दे रखा है। तो हम क्या कर देंगे, वही ऐड कर देंगे। तो यहाँ से 2y कितना हो गया, 146 हो गया। तो y कितना हो गया, यहाँ से 2 7 जा 14, और 2 7 जा 14, सॉरी x प्लस वाई 13 होगा। ठीक है, जैसे 13 और 3 कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये हो गया 2 8 जा y की वैल्यू हो गई 8, और y की वैल्यू को पुट कर देंगे या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में। तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, या y प्लस एक्स इक्वल टू कितना था 13। यहाँ से 8 प्लस एक्स हो गया 13, यहाँ से x आ गया 5। तो उस केस में नंबर जो होगा वो 10y प्लस एक्स था हमारा। तो 10 इंटू 8 प्लस 5 यानी 80, 10 इंटू 8 प्लस 5 यानी 85 हो गया। तो दोनों ही आंसर ठीक है, ये 58 भी ठीक है, 85 भी ठीक है। वैन अगर सपोज यूनिट डिजिट बड़ा होता है तो वहाँ 58 होगा, और अगर 10 डिजिट बड़ा होता है तो वहाँ आंसर क्या होगा, 85 होगा। तो बोथ द नंबर्स आर पॉसिबल, सो बोथ आर द आंसर्स। ओके, so let me come to the सेवेंथ क्वेश्चन। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जैसे मैं जहाँ पढ़ाता था, मैंने पढ़ाया था स्कूल्स में, तो वहाँ बच्चों के अंदर क्या था कि
क्वेश्चंस पूछने का वो नहीं था, स्किल नहीं था, मतलब इट मीन्स मतलब जो टीचर्स ने कह दिया वो मान लिया, ठीक है। तो आज का जो सिनारियो है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस करना आना चाहिए कि सपोज अगर 2+2 4 है तो टीचर से पूछो ये हुए कैसे 2+2 4। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप संवाद करना सीखिए। संवाद मीन्स कम्युनिकेशन करना सीखिए। हाउ टू कम्युनिकेट पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल्स। और एक अच्छा संवाद तभी हो सकता है जब उसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जब आप खुल के बात करेंगे, जब ओपनली अपनी बातों को रखेंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन 7। 7 क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स अप टू द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस। तो मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ बताया है कि ये जो अगर हम इसकी कंपेयर करें y बराबर ए एक्स प्लस बी से, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा -3 और b कितना हो जाएगा 4, और b जो है वही क्या है, इंटरसेप्ट है। तो x के लिए जब 4 पुट करेंगे, x के लिए जब 0 पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा y के लिए आ जाएगी 4। तो यानी जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,4 होगा। तो 0,4 पर 0,4 पॉइंट पर वो कट करेगी y एक्सिस पर, ठीक है। तो और इसका और स्लोप क्या है, इसका स्लोप है a इक्वल टू -3। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करूँगा सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू -3x+4। तो देखो, वैसे इसकी जो y बराबर ए एक्स प्लस बी है ना, ये तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब आप 11th क्लास या 10th क्लास में आएंगे तो वहाँ पर आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा y बराबर mx+c। और जो m होगा वो स्लोप होगा। और जब आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो वहाँ पर m की वैल्यू होती है tan थीटा। ये मैं भी बता देता हूँ आपको, यहीं पर m की वैल्यू tan थीटा होती है और यही कहलाता है स्लोप। ये जो एंगल बनता है ये स्लोप बनाता है। और जो c होती है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो चाहे इसको वाई और एम एक्स प्लस सी बोलो, चाहे और इसको वाई और ए एक्स प्लस बी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई और एम एक्स प्लस सी बोलोगे तो इसमें क्या रहेगा आपका कि आप 11th क्लास 12th क्लास में आएंगे तो आपको अवेयरनेस रहेगी कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी वहाँ पे जाके 9th क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ से एम क्या हो गया, अगर कंपेयर करें तो एम की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई, और सी की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। एम की वैल्यू -3 हो गई, सी की वैल्यू 4 हो गई। तो सी क्या हमारा वाई इंटरसेप्ट और एम क्या हमारा स्लोप। तो ये तो फाइनल हो गया कि हाँ स्लोप ये हो गया। और ये वाई एक्सिस को कहाँ पर टच करेगी, वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, 0,4 पे। क्योंकि एक्स के लिए 0 पुट करोगे तो वहाँ से वाई इंटरसेप्ट मिलेगा, क्योंकि वाई पर कट जब ही करेगा जब एक्स के लिए 0 होगी। समझ रहे हैं आप, क्योंकि वाई पॉइंट पर लाइन कब बनेगी, जब एक्स के लिए है, जो कि वाई पॉइंट पर जितनी भी एक्स के लिए होंगी सब 0 होंगी। जो वाई वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो सारी क्या होंगी, 0 होंगी। और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होंगी। तो वाई एक्सिस पर वैल्यू निकालने के लिए, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमको एक्स की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा उस इक्वेशन में। तो यहाँ से 0 रखा तो वाई इक्वल टू -3 इंटू 0 + 4। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये जो बी होता है या सी होता है, ये जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है वाई पॉइंट पर, ओके। तो वाई एक्सिस पर कहाँ कट करेगी, ये 0,4 पे कट करेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसका हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बन जाएगा हमारा। ग्राफ आप खुद से बना लेना। जैसे सिंपल है कि एक्स के वैल्यू पुट करते हैं ना, 0 पुट करना, फिर एक्स के वैल्यू 1 पुट करना, एक्स के वैल्यू 2 पुट करना। तो वो जो उन पॉइंट्स को जो जहाँ पर वाई की वैल्यू मिलती हैं उन कोऑर्डिनेट्स पर हम क्या कर देंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को एक लाइन बना देंगे, तो वही हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ग्राफ वाला खुद से कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4x+7। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 4x+7/2। तो यहाँ से हो जाएगा 4/2x+7/2। तो यहाँ से 2x+7/2। तो b आ गया हमारा, यानी जो y स्लोप आ गया हमारा 2, ओके। स्लोप हमारा 2 आ गया। और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, 0,7/2 पर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप थर्ड फोर्थ खुद से कर लेना, ओके। क्लियर।
और मैंने कल क्या बताया था, लाइंस अगर हमारा बी फिक्स होगा, अगर बी फिक्स होगा, ठीक है, तो वो सारी लाइंस बी फिक्स होगा और ए हमारा अगर चेंज होता जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि वो लाइन ऐसे निकलेंगी, वो लाइन ऐसे निकलेंगी, ठीक है। और अगर ए हमारा चेंज होता जाएगा तो वो लाइन क्या होंगी, और बी फिक्स रहेगा, सॉरी, अगर ए फिक्स रहेगा और बी चेंज होता रहेगा तो वो लाइन पैरेलल होती जाएंगी। कैसी होती जाएंगी, पैरेलल होती जाएंगी। कल पढ़ाया था मैंने आपको, वो लाइन कैसी होती जाएंगी, पैरेलल। क्यों, क्योंकि हमारा स्लोप सेम है, स्लोप सेम है। और हमने 9th क्लास और 7th क्लास में हमने पढ़ा है, सॉरी 7th क्लास में हमने पढ़ा है कि ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और पैरेलल लाइंस के एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्योंकि स्लोप इक्वल है तो ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल इक्वल है, इसलिए लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, तो हाँ सीख लेना आप, ये वाई बराबर ए एक्स प्लस बी तो हम बोल दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि 9th क्लास में देखा था। लेकिन रियल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर एम होता है स्लोप और सी होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। और जो एम की वैल्यू होती है वो टेन थीटा होती है। जब आप पढ़ेंगे, जब 10th क्लास 11th क्लास में आएंगे तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे 7th क्वेश्चंस में आपने देखा कि थर्ड लाइन और थर्ड और ये फोर्थ, इसके ए यानी स्लोप सेम है, तो इसका मतलब ये थर्ड और फोर्थ जो लाइन बनेंगी, इस थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन से लाइन बनेंगी, ये कैसी लाइन होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। जब आप बनाएंगे ग्राफ पर तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लाइन पैरेलल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट, तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है, और सेल्सियस भी होती है, डिग्री सेल्सियस, और एक होती है फ़ारेनहाइट। क्या होती है, फ़ारेनहाइट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे बताना कमेंट में कि ये जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज एक्स के एंड फ़ारेनहाइट यूनिट एज, सॉरी एक्स केल्विन, और फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई फ़ारेनहाइट, इन रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टेम्परेचर गिवन बाई द लीनियर इक्वेशन y is equal to 9/5 x minus 223 प्लस 32, और हमको फाइंड करना है। अब जब आप साइंस पढ़ेंगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये आपको चीज़ें समझ में, मतलब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है कि जो केल्विन, जो फ़ारेनहाइट होता है वो केल्विन में ये होता है, ठीक है। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड 313 केल्विन, यानी यहाँ पर वाई की वैल्यू दे रखी है हमको, सॉरी, अरे नाउ लेट बी द क्वेश्चन ऑफ 8। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशंस करते हैं अपन। ये कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है हमको, केल्विन में हमको दे रखा है, मीन्स एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है, वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्योंकि जो फ़ारेनहाइट में वाई है और केल्विन में हमारा एक्स है। तो वाई इक्वल टू दे रखा है हमको 9/5 एक्स माइनस 273 और प्लस 32। तो एक्स की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है हमको 313। यहाँ से वाई इक्वल टू कितना हो गया, 9/5 313 माइनस 273 और प्लस 32। यहाँ से हो गया 9/5, 3 में 3 गया 0, 11 7 गया तो 4, और 40 प्लस 32, 5 से 40 गया 8 टाइम्स, तो 9 8 जा 72 प्लस 32। तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 224 7 3 10, तो वाई की वैल्यू हो गई 1004 केल्विन, 104 डिग्री केल्विन हो गया,
सॉरी फ़ारेनहाइट हो गया, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई 10, यानी जब केल्विन 313 होगा तो फ़ारेनहाइट में 104 टेम्परेचर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन खुद से फाइंड कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाउ वी लेट वी द कम टू द क्वेश्चंस ऑफ 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस। यानी जो वर्क डन है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है कांस्टेंट फोर्स का और डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उस बॉडी के द्वारा उसका, बाय द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन में। यानी सपोज ये एक बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी है। ठीक है, अब ये बॉडी जो है इस प्लेस से और यहाँ पर आ जाती है। अब वो आती कैसे है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपकी 9th क्लास में ही है, हाँ आई थिंक 9th क्लास की फिजिक्स में ही है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इफ़ अ बॉडी इज रेस्ट देन इट विल बी रेस्ट, ओके, इफ अ बॉडी विल बी मोशन इट विल बी मोशन अनटिल द फोर्स इज नॉट अप्लाइड। यानी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तो वो बॉडी, मैं कल प्रोफेसर एस सी वर्मा जी को सुन रहा था जो कानपुर के आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, बहुत वेरी फेमस रिनोन्ड पर्सन। तो उन्होंने कल बोला कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि सपोज आप जब बच्चे थे, छोटे थे, तो सपोज आपकी कोई वस्तु थी, यानी सपोज आपका कोई खिलौना था, आपने खिलौना रख दिया अपने कमरे में। ठीक है, तो अब आप कमरे में रखने के बाद आप सो गए। ठीक है, अब आप सोने के बाद वो खिलौना कहाँ देखने जाएंगे, वो खिलौना उसी कमरे में जाएंगे जहाँ पर रखा हुआ है, इसका मतलब वो रेस्ट में रखा हुआ है। अगर अब वो खिलौना खो गया, अब वो खिलौना वहाँ नहीं है, तो आप अपने मम्मी से पूछेंगे, अपने पापा से पूछेंगे, अपने भैया से पूछेंगे भैया वो खिलौना कहाँ गया। इसका मीन्स उस खिलौने पर किसी ने फोर्स लगाया है, तभी तो वो खिलौना वहाँ से हटा है। तो यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो बस क्वेश्चन यही था हमारा 9। मेरी बात फिनिश हो गई वो वाली फोर्स वाली। क्वेश्चन नंबर 9 ये था कि कोई बॉडी है, अब कुछ बॉडी पर एक फोर्स लगाया गया है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है और ये डी डिस्टेंस कवर करती है, और इसी को हम बोलते हैं वर्क। फिजिक्स की भाषा में वर्क ये तभी होगा जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेस होती है, तभी वो वर्क माना जाता है फिजिक्स की भाषा में। आप सपोज किसी दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, दीवार तो टच से मस भी नहीं हो रही, तो वो वर्क नहीं है। आपने फोर्स बेशक लगाया, आपने वर्क किया, आपकी एनर्जी लूज हुई, लेकिन वो फिर भी वर्क नहीं है एज पर फिजिक्स। एज पर फिजिक्स वर्क तभी माना जाएगा जब आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से वो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस होगी, तभी उसको वर्क कहलाएंगे। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जो है वो एफ डी के इक्वल है, एफ इंटू डी के इक्वल है। ठीक है, कांस्टेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये तुम्हारा यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमने कर दिया W इक्वल टू एफ डी इन टू वेरिएबल्स, वर्क W एंड डिस्टेंस D। ओके, वो हमने कर दिया। टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स इज 3 यूनिट, तो हमने F को 3 यूनिट ले लिया, तो W इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ से 3D, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स हो गया हमारा। देन व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट, वेरीफाई इट प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ। तो जब 2 यूनिट जब डिस्टेंस लेगा तो वर्क डन कितना हो गया हमारा, 3 इंटू 2 6 हो गया। तो अगर आप इस इक्वेशन को कोरिलेट कर सकते हैं y बराबर ax से, तो यहाँ से a क्या हो गया, यहाँ से a3 हो गया और d क्या है हमारा x। तो अब ये जो लाइन है ना y बराबर ax, ये क्या थी, ये हमेशा सेंटर से होगी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर y का इंटरसेप्ट पॉइंट है ही नहीं। जब y का इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं है तो ये लाइन को सेंटर से होके जाएगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल टू यूनिट वेरीफाई इट प्लॉटिंग इन द ग्राफ। हमको वेरीफाई करना है ग्राफ प्लॉट करके। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करके कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम कर सकते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो एक पेपर ले, तो हमने सपोज इसका ग्राफ बना लिया, एक हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, और कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद हमने इसको मान लिया D और इसको मान लिया W। ठीक है, अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ से 1 2 3 4
5 और एक 6, ठीक है। और ये हो गया 7, सॉरी लाइन पर, ये हो गया 7, 8 और 9, ठीक है। अब W क्या था हमारा, W था 3 इंटू डी। तो जब डी की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, डी की वैल्यू 1 पुट किया, W कितना हो गया 3, डी की वैल्यू 2 पुट किया, W कितना हो गया हमारा 6। तो बस वैल्यू पुट करो। तो डी की वैल्यू अगर 1 है, डी की वैल्यू 1 है, तो W की वैल्यू कितना आ गया, W की वैल्यू आ रहा है 3। तो यहाँ पे आएगा लाइन ये, ठीक है, यहाँ पे आएगा लाइन। अच्छा डी की वैल्यू 0 तो W की वैल्यू भी 0 होगी। अच्छा डी की वैल्यू 2 है तो W की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। डी की वैल्यू अगर सॉरी ये आएगा 3 यहाँ पे। अब डी की वैल्यू 2 है तो W की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 6 आएगी। 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे आएगा। अब डी की वैल्यू अगर 3 हो गई तो W की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। 3 3 9, तो 7 8 और ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं 9 मान लेता हूँ, यहाँ पे 7 8 9 ये होगा। तो ये जो लाइन होके जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा हो गया, कोई नहीं। तो सपोज यहाँ मान लिया, तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हाँ ये यहाँ पे D2 है और W हमारा क्या है, हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। तो hence it is verified. So when the distance traveled 2 units, the work done is 6 unit. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लेट वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से आप दो से तीन चीज़ें सीखेंगे, वो मैं सिखाता हूँ आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 10 की चीज़ें। एक मैं पेज लेता हूँ नया, और नए पेज पर हम कलाकारी करते हैं एक नई। तो कलाकारी हमारी ये रहेगी कि क्वेश्चन नंबर 10 है, तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें सिखाता हूँ आपको। जब कोई लाइन x1, y1 से और x2, y2 से होके जाती है, तो कोई लाइन, यानी कोई लाइन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, सपोज ये लाइन ऐसे जा रही है, तो मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, सपोज x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। तो जब हम y बराबर mx प्लस सी से सी कंपेयर करते हैं, तो ये m क्या होता है, m जो होता है वो स्लोप होता है। और जब कोई लाइन दो पॉइंट से होकर जाती है, तो स्लोप की वैल्यू होती है m इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल अपॉन x2 माइनस x1। इसको याद कर लेना आप। ये आया कैसे है ये मैं सिखाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप याद कर लो कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। तो अब चूंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा कि हम मान लो ग्राफ बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट 1,5 और 3,11। तो सपोज डेट हमने px मान लिया, mx प्लस सी मान लिया, ठीक है। वो px कुछ नहीं है, px y है, ठीक है। तो यहाँ से हमने m निकाला, तो m अगर निकालेंगे तो ग्राफ वो पॉइंट क्या थे हमारे, पॉइंट दो थे, 1,5 और एक पॉइंट था हमारा 3,11। यानी ये लाइन जो है दो पॉइंट से। अब सपोज अब एक चीज़ देखिए, जब ये लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर निकलेगी तो इनका स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, स्लोप तो दोनों लाइन का, दोनों पॉइंटों का सेम ही रहेगा। तो m इक्वल टू क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से हो गया 11 माइनस 5, क्योंकि y2 ये हो गया, y2 ये हो गया और y1 ये हो गया, ऐसे ही x1 ये हो गया और ये x2 हो गया, अपॉन 3 माइनस 1, यानी 11 से 5 गया 6 और 3 में 7 गया 2, 2 3 6। तो m की वैल्यू आ गई, यहाँ से 3 आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई 3। अब सपोज हमको c निकालना है, तो c निकालना है तो कोई भी आप कोऑर्डिनेट लो, ये ले लो 1,5 ले लो, 3,11 ले लो। तो हमने 1,5 लिया, तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 5, और m की वैल्यू कितनी थी 3, और x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई। और हमारा पॉलिनोमियल क्या था, y बराबर mx प्लस सी, यानी 3 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू है 2, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 3x प्लस 2। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, y इक्वल टू 3x प्लस 2। तो ये फाइंड द पॉलिनोमियल हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ px कट द x एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस। तो वो कट्स कहाँ पे करेगा, px को वायु कट कहाँ पे करेगा, इस 0,2 पे कट करेगा, क्योंकि ये क्या y इंटरसेप्ट पॉइंट है। तो y इंटरसेप्ट कब पॉइंट कब निकलता है, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 0,2 पर ये इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है।
अच्छा, ये तो हो गया वाई एक्सिस पे पुट कर, वाई एक्सिस पे कट करेगा। अभी लेकिन क्वेश्चन से बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पी एक्स कट द एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस को कट करेगा कहाँ पे। तो अगर हमें एक्स एक्सिस निकालना है तो वहाँ वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, और अगर वाई एक्सिस निकालना है तो वहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू आ गई 2, और अगर मैं वाई की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 इक्वल टू 3x प्लस 2, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2/3। तो x एक्सिस पे कट करेगा -2/3 0 पर, और y एक्सिस पे कट करेगा 0,2 पर। ठीक है, इज इट क्लियर। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर, ये थर्ड क्वेश्चन खुद से करना। ठीक है, अब लेट 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, ये नया पॉइंट है, ये न्यू पॉइंट है आपके लिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जब 2 पॉइंट से होकर लाइन जाती है, जब 2 पॉइंट से होकर लाइन जाती है तो उसकी जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये आया कहाँ से, ये सारी चीज़ें बता दूंगा बाद में। बाद में क्यों, क्योंकि ये आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है, 10th क्लास के टॉपिक का पार्ट है। ठीक है, लेट मी कम टू द क्वेश्चन ऑफ 11। क्वेश्चन नंबर 11 दैट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, यानी 2 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं हमको, और उसमें दे रखा है कि सच दैट पी जीरो इक्वल टू 5 and the polynomial px minus qx cuts the x-axis 0, 3,0 and the sum of px plus qx is equal to 6x plus 4 for all real x. तो find the polynomial px and qx। तो जब px इक्वल टू दे रखा है हमको ax प्लस बी, और qx दे रखा है हमको cx प्लस डी, और p0 यहाँ से आ गया हमारा, p0 दे रखा है 5 एज पर कंडीशन फर्स्ट, एज पर कंडीशन फर्स्ट P05 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से a इंटू 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5, a0 प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 5, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई हमारा 5 आ गया। तो px क्या हो जाएगा यहाँ से, px हो जाएगा ax प्लस 5, ये हो गया। अब कंडीशन थर्ड देखिए आप, सेकंड छोड़िए, पहले कंडीशन थर्ड देखिए। थर्ड कंडीशन है पी एक्स और क्यू एक्स जो है 6x प्लस 4 के इक्वल है, यानी पी एक्स प्लस क्यू एक्स इजकल टू 6x प्लस 4 एज पर सेकेंड कंडीशन। तो पी एक्स क्या था हमारा ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स क्या था सी एक्स प्लस डी, क्यू एक्स था सी एक्स प्लस डी इजकल टू 6x प्लस 4। तो यहाँ से ए एक्स प्लस सी एक्स, ए एक्स प्लस सी एक्स और प्लस बी प्लस डी बराबर हो गया 6x प्लस 4। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस सी एक्स प्लस बी प्लस डी इजकल टू हो जाएगा 6x प्लस 4। तो जब हम दोनों को इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a प्लस सी एक्स ये है, यहाँ 6x है, तो यहाँ से a प्लस सी कितना हो गया 6 हो गया, और b प्लस डी कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो b प्लस डी कितना हो गया यहाँ से 4 हो गया। ओके, और b हमारा 5 आ गया था, तो 5 प्लस डी इक्वल टू हो गया यहाँ से 4, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 5, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 1, d की वैल्यू निकल के आ चुका है। ठीक है, ओके, तो d हो गया हमारा -1। सो क्यू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एच क्यू एक्स कितना था हमारा सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ से हो जाएगा सी एक्स -1 हो जाएगा क्यू एक्स। अभी क्वेश्चन से अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब सेकंड कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को 3,0 पर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू जब हम इसमें 3 रखेंगे इसमें, और एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे इसमें, तो इक्वल आएंगे, जीरो के बराबर आएंगे। किसके बराबर आएंगे 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर आएंगे, क्योंकि वैल्यू इनकी 0 आ रही है, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स भी 0 होगा। तो एज पर कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या है पी एक्स माइनस क्यू एक्स दे रखा है हमको। ठीक है, और ये 3,0 पर एक्स एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर एट 3,0 पर। तो
3,0 का मतलब क्या हुआ, 3,0 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि y और क्या था हमारा mx प्लस c था ना। तो x की वैल्यू पुट करूँगा तो y आएगा नहीं आएगा, तो y क्या था, वो यही तो था। तो इसका मतलब px क्या है हमारा, px दे रखा है हमारा p3, और p3 कितना हो जाएगा यहाँ से a इंटू 3+5, a3+5 यानी 3a+5, ये हो गया p3। और q3 कितना हो जाएगा यहाँ से, q3 हो जाएगा c इंटू 3+-1, तो हो जाएगा 3c-1। तो अब क्या करेंगे हम इनको, क्योंकि ये 0 के बराबर है, 0 बराबर क्यों होंगे, क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स भी तो 0 होगा, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स भी 0 होगा। तो यहाँ से पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, 3a+5, और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी थी, सॉरी p3 और q3 की वैल्यू कितनी थी, ये 3c-1। तो यहाँ से 3a माइनस 3c हो गया माइनस का 6, ठीक है। तो ये हमारा a माइनस सी यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और a प्लस सी हमको दे रखा है ऑलरेडी 6, शायद हमने निकाला था ए प्लस सी कहाँ निकाला था हमने, 6 से निकाला था, ये रहा a+c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसको, और इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से वैल्यू आएगी मेरी 2a इजकल टू 4, ए इजकल टू हो गया 2। 4 क्यों आई, क्योंकि 6 में 2 कटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का है इसलिए। ए की वैल्यू 2 आ गई, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि पुट कर देंगे वैल्यू, ए की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड में। तो a प्लस सी इक्वल टू 6, तो सी की वैल्यू आ गई 4। तो जैसे सी की वैल्यू 4 आ गई तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, पी एक्स क्या था हमारा 2x+5, और क्यू एक्स हो जाएगा हमारा 4x-1। तो ये हमारा इक्वेशंस कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन नंबर 13 और ये 14 आप खुद से करना। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और अगर कोई भी इस क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपने एक नया चीज़ यहाँ पे सीखा था कि जब कोई लाइन 2 पॉइंट से होकर निकलती है तो उसकी जो स्लोप है वो हम निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और आई होप कि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और ये 12, 13, 14 क्वेश्चंस खुद से कर लेना, नहीं आते हैं तो आप मेरे को बताना, मैं करा दूंगा क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, और मुझे खुशी हो रही है कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। और थर्ड चैप्टर जो भी होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, गणित मंजरी का ही। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्टेइंग। ओके, थैंक यू सो मच।